Hello and welcome to our YouTube channel Redeem Knowledge. In this video, we are going to discuss our next topic, food science and processing, which is a part of our JKSSB supervisor syllabus. So let us start. फूड सेफ्टी और हाइजीन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में किन किन सेफ्टी मेजर्स और हाइजीन का ध्यान रखना होता है। इसके बाद फूड पैकेजिंग की बात करेंगे, फूड लेबलिंग की बात करेंगे, जो पैकेज्ड फूड्स हम खाते हैं उन पे जो लेबलिंग होती हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड में हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे जिसमें एमसीक्यूज आपको यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा एमसीक्यूज का है दैट इज 1200 एमसीक्यूज। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, notes for JKSSB supervisor specialization, complete notes for all units, full video lectures for both study material and mock tests. You have to pay 299 rupees. जो काफ़ी यूज़फुल हैं और कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, जो डिजीज़ काजिंग पैथोजेन्स हैं। इसके बाद फूड एडिटिव्स को डिस्कस करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस कैसे गवर्नमेंट करती हैं फूड इंडस्ट्री पे। इसी तरह फूड अडल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह सब स्टैंडर्ड जो मिलावटें हैं फूड के साथ की जाती हैं, जो कि बाद में फिर डिजीज़ आउटब्रेक या डिजीज़ का काज बन जाता है। इंडियन किचन जो है, इंडियन किचन सिस्टम, उसमें ज़्यादातर फ्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो इसके बाद फूड सेफ्टी को कुछ डिस्कस करेंगे और हाइजीन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी फूड की कुकिंग करते हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो हमारे घरों के अंदर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स के अंदर हो, या कहीं पे भी जहाँ पे खाने को कुक किया जाता है। ये सेफ्टी जो है या हाइजीन जो है इसको हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाइजीन को मेंटेन ना करें, अगर हम सेफ्टी को ध्यान में ना रखें, ऐसे ही खाने को प्रिपेयर करें बिना इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो इस वजह से हमारे अंदर फूड बॉर्न इलनेसेस भी आ सकती हैं, यानी कि कई तरह के डिजीज़ जो हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं इस गलत खाने की वजह से। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो पर्सनल हाइजीन है, यानी कि जो भी खाने की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उसका जो पर्सनल हाइजीन है, जो उसकी इंडिविजुअल लेवल पे हाइजीन है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। यानी कि उसको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए जब भी वो खाना बनाए। उसको रेस्ट रूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर जो है हैंड्स को वॉश करना चाहिए। अगर वो किसी रॉ मटेरियल को या किसी रॉ फूड को टच करता है तो उसे ज़्यादातर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसमें स्पाइलेज ना हो, इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा ना हो। या जो ये खाने को प्रिपेयर करता है उसकी जो क्लोथिंग है वो काफ़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर कोई मैल नहीं होना चाहिए जिससे खाने की कंटेमिनेशन हो सकती है, जिससे खाना ख़राब हो सकता है। और जितने भी खाने को कुक करने वाले होते हैं, जहाँ जितने भी हमारे यहाँ खाने को प्रिपेयर करते हैं, अगर वो बीमार हो, पर्टिकुलरली अगर उनके अंदर वोमिटिंग की कोई सिम्टम हो या डायरिया का कोई सिम्टम हो या फीवर हो, तो ज़्यादातर उनको अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम खाना बनाने को अवॉइड करना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए उस टाइम। इसके बाद एक और जो सेफ्टी मेजर हैं वो फूड हैंडलिंग और स्टोरेज में आता है कि जब खाना जो है प्रिपेयर हो जाए या खाने को जिस टाइम हम उसको टच करें, या पर्टिकुलरली जो रॉ फूड होते हैं जिनका शेल्फ़ लाइफ काफ़ी कम होता है, जिसमें मीट आता है, जिसमें पोल्ट्री आती है, जिसमें सी फूड आता है, जिसमें एग्स आते हैं, इनको हाइजीनिक तरीके से हैंडल करना चाहिए। और जितने भी हमारे पास कुकड फूड्स होते हैं और जितने भी रॉ फूड्स होते हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो कुकड फूड्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती हैं कुकिंग की वजह से। लेकिन जितने भी रॉ फूड्स होते हैं, जितने भी अनकुकड फूड्स रखते हैं, उनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि उनमें बैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है जब तक कि उनको कुक ना किया जाए। तो इस वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा रहता है कि ये जो कुकड फूड है उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो बाहर जो अनकुकड फूड है उससे आ जाए, उसके अंदर आ जाए, जिस वजह से जो कुकड फूड है वो भी ख़राब हो जाए। तो क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाने के लिए इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए जब भी हम कहीं पे इन चीज़ों की हैंडलिंग करें। और जितने भी ये रॉ फूड्स हैं, जितने भी ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या मीट हैं या फ्रूट्स हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती हैं, इनको हमें ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन में रखना चाहिए, या बिलो जो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसके नीचे रखना चाहिए। या फ्रोज़न फूड्स हैं उनको -18 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो हो जाए और खाने की जो स्पाइलेज है वो काफ़ी कम हो जाए। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें वो काफ़ी क्लीन हो, काफ़ी साफ़ हो, उनको टाइम पे क्लीन किया जाए, प्रॉपर वॉशिंग की जाए। या जितने भी हमारे यहाँ खाने को कुक करते हैं उनका प्रॉपर सैनिटेशन हो,
जितने भी हम कटिंग बोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिस पे हम खाने को कट करते हैं, चॉपिंग करते हैं, तो वो काफ़ी साफ़ हो, उनको टाइम पे साफ़ किया जाए, उनकी वॉशिंग की जाए। और जितने भी सरफेसेस हैं जो हमारे किचन्स के अंदर होती हैं या जितने भी प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे खाने को रखा जाता है, तो वो काफ़ी साफ़ होनी चाहिए ताकि जो बैक्टीरियल स्पॉइलेज हैं वो काफ़ी कम हो जाए। इसके बाद हमें एक और सेफ्टी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी खाने हैं उनकी अलग-अलग कुकिंग का एक टेम्परेचर होता है कि मिनिमम जो टेम्परेचर है उनको रिक्वायर होता है जिस पे वो कुक होने चाहिए। अगर वो उस टेम्परेचर पे कुक ना हो, उससे कम टेम्परेचर पे कुक हो, तो ज़्यादातर उनमें बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, वो कम नहीं हो पाती। जो हम टेम्परेचर का एग्जांपल लें, पोल्ट्री का टेम्परेचर जो है मिनिमम जो है 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुक होनी चाहिए या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे। इसी तरह जो मीट है उस पे 71 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जो बीफ हैं, जो लैम्ब का मीट होता है या जितने भी तरह के हमारे मीट के कंजप्शन होते हैं उनमें 63 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। और जो हम कभी कभार जो लेफ्ट ओवर खाना होता है, जो खाना बच जाता है, उसको हम फिर दूसरे टाइम पे खाते हैं, तो उस टाइम जो है उसमें मिनिमम 74 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें उसको लाना चाहिए, तभी हमें उसको दोबारा कंज्यूम करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरियल एक्टिविटी उसमें होती हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से कम हो जाए या जो बैक्टीरिया उसमें बन गए हैं, जितने भी बन गए हैं, वो ख़त्म हो जाए हाई टेम्परेचर की वजह से। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है फूड सेफ्टी के अंदर, वो कंटेमिनेशन को कम करने के बारे में है कि किस तरह हम खाने के अंदर जो जितने भी अनहाइजीनिक या जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी कम करना चाहिए। और हमें किस तरह इसमें प्रिवेंशन और ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितने लेवल पे हमें इसका इस्तेमाल करना है ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल ना हो। और हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम खाने को कुक करते हैं, जितने भी हम उसमें प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट होती हैं वो ध्यान में हमें रखनी चाहिए। या जितने भी डैमेज्ड फूड आर्टिकल्स होते हैं जिनमें लीकेज हुआ हो, जिनमें किसी तरह की कोई वेयर एंड टेयर हुआ हो, उनका इस्तेमाल हमें ना करके बल्कि सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। या किसी प्रोडक्ट के अंदर से कोई फाउल स्मेल आती हो तो उसको भी हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। उसके बाद एक और टेक्निक का हमें ध्यान रखना है जिसको हम थाइंग मेथड्स कहते हैं। ये पर्टिकुलरली हम फ्रोज़न आइटम्स के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जितने भी हम फ्रोज़न आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं या जितने भी जो हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम खाने रखते हैं, फिर उनको जो हम मेल्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हमें रूम टेम्परेचर पे ना रख के बल्कि किसी रेफ्रिजरेटर में ही कम टेम्परेचर में उनको हमें मेल्ट करना चाहिए। या कोल्ड वाटर जो है रनिंग वाटर उसमें रखना चाहिए या माइक्रोवेव्स के अंदर हमें डायरेक्टली उनको रखना चाहिए और उन्हीं के थ्रू उसको फिर फ्रीजिंग पॉइंट से वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना चाहिए। ना कि डायरेक्टली हमें किसी रूम में रख के, किसी किचन में रख के, रूम टेम्परेचर पे रख के उनको मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है उनके अंदर। रूम टेम्परेचर पे जो है बैक्टीरिया जो है काफ़ी तेज़ी के साथ उसमें आ जाते हैं। इस वजह से हमें जितने भी फ्रोज़न आर्टिकल्स हैं उनको डिफ्रीज़ करने में हमें या तो रेफ्रिजरेटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना चाहिए, या हमें रनिंग वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए या माइक्रोवेव्स का। यही 3 जो है सेफ़ मेथड्स होते हैं किसी भी फ्रोज़न आर्टिकल को डिफ्रीज़ करने में। इसके बाद जो सेफ्टी मेजर है वो सेफ़ वाटर या रॉ मटेरियल जितने भी हम कंज्यूम करें वो एक्सपायर्ड ना हो, वो गुड क्वालिटी को हो, वो रेप्यूटेड सप्लायर्स से हमें मिलते हो, वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। उनके ऊपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो मार्क होता है, जो लेबल होता है वो होना चाहिए। या जितने भी वो सप्लायर्स होते हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड होने चाहिए, काफ़ी रेप्यूटेड होने चाहिए, जिस वजह से खाने की जो क्वालिटी है उस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। इसके बाद जो हमें एक सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना है वो टेम्परेचर का है कि जितने भी फूड हमें बॉईल करने हैं या हाई टेम्परेचर पे ले जाने हैं, जिनको कुक करना है, उनमें कम से कम 60 डिग्री टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री से अबव ही हमें उनको कुक करना है। और जितने भी फूड हमें फ्रीज़ करने हैं या लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने हैं, उनका टेम्परेचर जो है उनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा तो बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाएगी और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और उनसे फूड बॉर्न इलनेसेस होने का खतरा है, उनसे डायरिया जैसी या टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा होता है अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में उनको रखा जाए। जितने भी खाने हमें हॉट होल्डिंग्स में रखने हैं, उनको जो उनके आसपास जो वेसल्स होते हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए। जो उनका टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहना चाहिए, काफ़ी हाई मेंटेन रहना चाहिए, ताकि वो लो टेम्परेचर पे ना आके फिर उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, उस वजह से वो ख़राब हो जाएंगे या बीमार होने की रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस वजह से जितने भी हमें हॉट फूड्स जो हम कंज्यूम करते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होने चाहिए, उनको हमें इंसुलेटेड कंटेनर्स के अंदर रखना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूसली उनकी जो हीट है वो बरकरार रहे, उनका जो हाई टेम्परेचर है वो बरकरार रहे, जिस वजह से उनमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। इसके बाद जो क्लीनिंग और सैनिटेशन है उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जहाँ पे भी खाने की जो
कुकिंग हो है या कहीं पे जो हैंडलिंग है, कहीं पे जो स्टोरेज है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लीन होनी चाहिए। जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, जो वेसल्स हम यूज़ करते हैं, वो सारे साफ़ होने चाहिए। या जो जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जिन किचन्स में हम खाने को कुक कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ग्रीस ना हो, वहाँ पे कोई ऑयल का रेजिडू ना हो जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना भी सरफेस होता है उसको सैनिटाइज़ करके हमेशा रखना चाहिए ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम फूड पैकेजिंग और लेबलिंग को डिस्कस करेंगे। फूड पैकेजिंग और लेबलिंग में हम ज़्यादातर जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस मिलते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। जितने भी पैकेजिंग के रिलेटेड रेगुलेशंस आते हैं उनको फॉलो करना होता है। इंडिया में जो ज़्यादातर फूड की रेगुलेशन है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन एपिक्स लेवल पे रेगुलेटरी बॉडी का काम करती हैं। ये इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हमारे मार्केट में आते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए आते हैं, उनको FSSAI जो है रेगुलेट करती हैं। उनकी जो पैकेजिंग और लेबलिंग होती है, इसके स्टैंडर्ड जो है वो FSSAI सेट करती हैं। पहला रेगुलेशन जो है वो पैकेजिंग मटेरियल और रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। FSSAI जो है वो स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं कि कौन से मटेरियल में आपको चीज़ों को पैक करना है। उनमें प्लास्टिक की पैकिंग हो, प्लास्टिक मटेरियल्स में हम पैक करें या पॉलीथीन्स में पैक करें, या गिलास, जितने भी गिलास वेसल्स आते हैं, जितने भी गिलास आर्टिकल्स आते हैं उनमें पैक करें, या मेटल्स जो भी हैं, किन किन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं पैकिंग में, या पेपर की पैकिंग, पेपर्स में हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वेट चीज़ों को किन में पैक करना है, जो लिक्विड की फॉर्म में आते हैं उनको किन में पैक करना है, जो सॉलिड एंड ड्राई की फॉर्म में आते हैं उनको किन चीज़ों में पैक करना है। ये सारी स्टैंडर्ड्स जो हैं ये FSSAI जो है, इंडिया की एपिक्स बॉडी जो है, टॉप लेवल पे जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो मेंटेन करती हैं इन सारे स्टैंडर्ड्स को। और इन स्टैंडर्ड्स को फिर बाद में सारी पैकेजिंग में फिर इनको फॉलो करना पड़ता है, सारी जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। पैकेजिंग मटेरियल में हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं खाने को पैक करने के लिए, ये फूड ग्रेड में होने चाहिए। यानी कि ये हमारी हेल्थ के लिए कोई टॉक्सिक इम्पैक्ट ना डाले, इनमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो जो हमारे खाने के साथ फिर मिल जाए पैकेजिंग के बाद, तो हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाएगी। या जो पैकेजिंग मटेरियल हैं इनमें से कोई फाउल ऑर्डर तो नहीं आता, कोई बदबू तो नहीं आती, या इनसे खाने के अंदर कोई बदबू तो नहीं आती, या जो खाने का टेस्ट है उसमें कोई चेंज तो नहीं आता, या जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं जिनसे पैकेजिंग मटेरियल बना है वो कहीं खाने में तो नहीं चले जाते। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो पॉलीथीन है या जो प्लास्टिक का यूज़ होता है उसको काफ़ी रेगुलेट करती हैं गवर्नमेंट, ताकि जितना भी ये प्लास्टिक का रेजिड्यू है वो खाने में ना चला जाए। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक है वो हम इस्तेमाल करें, ना कि कोई और प्लास्टिक जो हमारे खाने के साथ मिल जाए। ज़्यादातर हम जो माइक्रो प्लास्टिक की कंटेमिनेशन है उस पर काफ़ी ध्यान रखते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स की कंटेमिनेशन या रेजिड्यू जो है वो खाने में ना चला जाए, जो ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है, जो कैंसर का एक मेन काज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ जितने भी हम पैकेजिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर प्रोटेक्शन हमारे खाने को दे पाते हैं। जितना भी उसके साथ जो फिजिकल वेयर एंड टेयर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, पैकेजिंग के बाद जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब तक कि वो कंज्यूमर के पास ना आ जाए तब तक जो उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसमें फिर लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जितना भी वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो वो फिजिकली उसमें उसको बेयर कर पाए। जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है पैकेजिंग के लिए वो कहीं फट ना जाए और जिस वजह से फिर खाना जो है स्पॉइल ना हो जाए, या बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से बच पाता है या नहीं, जो उसमें मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी मजबूत है या नहीं, वो हमें बैक्टीरिया से बचाता है या नहीं हमारे खाने को। या जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो लाइट हो, लाइट का जो उस पर इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या लाइट की वजह से कहीं उसमें पैकेजिंग मटेरियल में चेंज तो नहीं आती सनलाइट की वजह से, या मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब तो नहीं होता, या ऑक्सीजन के टच में आने से उसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं हो जाती खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं वो FSSAI ने सेट किए हैं और उन स्टैंडर्ड्स को हर एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फॉलो करना होता है। इसके बाद जो FSSAI स्टैंडर्ड सेट करती हैं वो लेबलिंग के ऊपर है कि जितना भी हम फूड पैक करते हैं उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए। उन लेबल्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या इसमें ऐड किए हैं, फूड के अलावा जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं उनके बारे में उनका लिस्ट होना चाहिए। या जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। कई ह्यूमन्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो वो उनमें एलर्जी पैदा करती हैं, उनमें स्किन एलर्जी हो जाती हैं या किसी और तरह की एलर्जी हो जाती हैं। तो उन एलर्जेंस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए पैकेजिंग के ऊपर ही, इनमें क्या क्या है जो कि कई बार एलर्जी का कारण बन जाता है। या जितना भी नेट क्वांटिटी इसके अंदर है किसी पैकेज के अंदर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, डेट ऑफ एक्सपायरी जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। या बैच नंबर जो है, कब मैन्युफैक्चर हुआ इसका बैच नंबर क्या है। FSSAI जो लाइसेंस देती है इंडस्ट्रीज़ को वो लाइसेंस नंबर होना चाहिए, वो पैकेजिंग लाइसेंस नंबर होना चाहिए।
या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का लोगो होना चाहिए कि ये जो फूड हैं इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड है या वेजिटेरियन फूड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेबलिंग के अंदर आती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। बाहर जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए और ये चीज़ें जो हैं या तो ये इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए या हिंदी में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में जहाँ पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम होता हो उस लैंग्वेज में वो होनी चाहिए और क्लियर और साफ़ होनी चाहिए कि वो हर कोई देख सके। किसी ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए या इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई पढ़ ही ना पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होनी चाहिए ताकि हर कोई उनको आसानी के साथ देख सके। इसके बाद जो हमें इस पैकेजिंग और लेबलिंग में ध्यान रखना होता है, जितने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं वो एलर्जन लेबलिंग के बारे में होती हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें एलर्जी ह्यूमन बींग्स में जो कई सेंसिटिव लोग होते हैं वो ज़्यादातर या तो ग्लूटेन की तरफ एलर्जी होते हैं, ये एक मिल्क प्रोडक्ट होता है या मिल्क रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स किसी खाने में ऐड किए जाते हैं तो उस तरफ वो एलर्जी उनमें आ जाती हैं उन चीज़ों को कंज्यूम करने से। या नट्स के लिए कोई एलर्जिक होता है, जो सीसम सीड्स होते हैं उनके लिए कोई एलर्जिक होता है, सोयाबीन के लिए, मस्टर्ड्स के लिए, या हम सल्फाइट्स का इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो इन सारी चीज़ों से कई बार ह्यूमन बींग्स में एलर्जी या कंज्यूमर्स में एलर्जी हो जाती हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका बॉडी जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है इन चीज़ों के लिए। तो इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट की लेबल पे होनी चाहिए ताकि हर कोई आसानी से उसे पढ़ सके, या जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें बाहर लिखी होनी चाहिए। इसके बाद जो हम लेबलिंग में बात करते हैं वो FSSAI एक लोगो देती है और लाइसेंस नंबर देती हैं। वो लाइसेंस नंबर भी काफ़ी ओपनली बाहर लिखा होना चाहिए और वो जो लोगो हैं FSSAI की तरफ से जो उन्हें मिला होता है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, वो लोगो भी बाहर होना चाहिए। ये FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर जो है ये इस बात की एक प्रूफ होता है, इस बात का प्रूफ होता है कि ये फूड जो है ये प्रॉपरली मॉनिटर्ड है और ये काफ़ी ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए काफ़ी ठीक है और इसको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रेगुलेशंस भी हैं और ये काफ़ी मॉनिटर्ड भी हैं, इस पे काफ़ी ध्यान रखा गया है और प्रॉपर इसमें इंस्पेक्शन किया गया है और ये हम आसानी के साथ खा सकते हैं। इसके बाद हम फूड माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे, ये एक और नया टॉपिक है इसके अंदर। इसमें हम ज़्यादातर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखते हैं जो खाने में डेवलप हो जाते हैं या जो खाने में पहले से ही होते हैं, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो या चाहे हमारे लिए हार्मफुल हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं और उनका इंटरेक्शन जो है वो खाने के साथ कैसा होता है या वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होती हैं या कितना नुकसानदेह होती हैं। इनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म में यही 2 कैटेगरी देखते हैं। एक तो वो कैटेगरी जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, उनमें जो है बैक्टीरिया आ जाते हैं कई तरह के, या यीस्ट आ जाती हैं, मोल्ड्स आ जाते हैं, या वायरस और पैरासाइट्स आ जाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। जो चीज़ें हम ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हम फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। वो ज़्यादातर हम यीस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या मोल्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया बन जाते हैं। जो हम दही जमाते हैं फिर उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बन जाते हैं। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काफ़ी हेल्दी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। या ब्रेड में जो हम यीस्ट्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, उनमें सैल्मोनेला होता है। सैल्मोनेला ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि टाइफाइड ह्यूमन्स को हो सकता है अगर ये बैक्टीरिया खाने में आ जाए। ये ज़्यादातर उन खाने में आ जाता है जो कि हम ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रखते हैं बिना कोई प्रिजर्वेटिव या बिना किसी प्रिवेंशन के, तो फिर उनमें ये बैक्टीरिया आ जाता है तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। इससे टाइफाइड डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं जो ये खाना कंज्यूम करेगा। इसके बाद फूड स्पॉइलेज के बारे में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसका कलर चेंज हो जाता है, जिसमें फ्लेवर चेंज होता है, जिसमें बदबू आ जाती है, या जिसकी जो अपीयरेंस होती है बाहर वो ख़राब हो जाती है, तो खाना जो है वो काफ़ी रिपल्सिव हो जाता है, उसको हम कंज्यूम ना कर पाते हैं, उसको हम उसकी जो फाउल स्मेल है वो पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से खाने में हो जाती हैं। इसमें बैक्टीरिया भी खाने को ख़राब कर सकता है, यीस्ट्स भी कई बार ख़राब कर सकते हैं, या मोल्ड्स भी कई तरह के बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़राब भी कर सकते हैं, ये खाली हेल्दी ही नहीं होती, ये कई बार हमारे खाने को ख़राब भी कर लेती हैं। इसके बाद फूड बॉर्न पैथोजेन्स हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर खाने के ज़रिए जितने भी पैथोजेन्स आते हैं, पैथोजेन्स हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो हमें डिजीज़, जो हमें इलनेस देते हैं, उनको हम पैथोजेन्स कहते हैं। इनमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। अगर हम अभी ये सैल्मोनेला की बात करें जिससे टाइफाइड होता है, या इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, उनसे भी हमें कई बार डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या वायरसेस आ जाते हैं खाने के थ्रू, या ऐसे ही पैरासाइट्स कई बार आ जाते हैं जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं, वो कई बार खाने की थ्रू आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। या टॉक्सिन्स भी आते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, जो भी हम फूड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं उसका रेजिड्यू फिर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। या जो हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है वो टॉक्सिन्स के थ्रू, वो टॉक्सिन्स कहलाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, वो उसका रेजिड्यू बच जाता है फ्रूट्स के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर, और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनसे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ बाद में आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं।
इसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी में फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी या जो पैथोजेन्स या जो भी अलग अलग तरह की बैक्टीरिया होते हैं या यीस्ट होते हैं या मोल्ड्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को हम कैसे कम कर सके, जो फूड के स्पॉइलेज में ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो फूड को ख़राब करने में कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो जल्दी फूड को कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो फूड में कैसे हम इनहिबिट करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, जिनमें पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क आती हैं, जिससे हम मिल्क की प्रिजर्वेशन करते हैं, या स्टरलाइजेशन टेक्निक्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह की मेथड्स होते हैं जिनसे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, या लो टेम्परेचर फ्रीजिंग जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं, जिसमें डीप फ्रीजिंग होती हैं जो कि फूड को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाती हैं, या डिहाइड्रेशन की टेक्निक जो हमने देखी, या फर्मेंटेशन को कैसे हम यूज़ कर सके, या प्रिजर्वेटिव्स को, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को कैसे हम फूड के अंदर इंसर्ट करके फिर फूड का प्रिजर्वेशन काफ़ी लंबे समय तक कर सकें। इसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी में फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है कि फूड को कैसे हम सेफ़ रखें, फूड की टेस्टिंग कैसे करें, जो भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री से बन के आते हैं, जो भी पैकेज्ड फूड आते हैं हमारे पास, उनकी टेस्टिंग कैसे हो, उनका जो भी क्वालिटी एश्योरेंस हो वो कैसे हम पॉसिबल बनाए, कैसे गवर्नमेंट एजेंसीज उनको कंट्रोल करे, कैसे उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाए। इसमें हम माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ देखते हैं कि उनमें कितना माइक्रोबियल प्रेजेंस है उन फूड्स के अंदर। पैथोजेन्स की डिटेक्शन को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि पैथोजेन्स कितने हैं उसमें, हाइजीन जो है वो काफ़ी मेंटेन किया है या नहीं, वो जितना हमें स्टैंडर्ड्स के ऊपर रखना है वो हाइजीन उतना रखा है या नहीं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे सेफ्टी मेजर्स को चेक किया जाता है, या जो इतना भी कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन होता है, फूड में मिलावट होती है, डिफरेंट अनवांटेड सब्सटेंसेस को इसके अंदर फूड में इंसर्ट किया जाता है जिनसे उसमें कलर चेंज आती हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर आ जाती हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में हम फर्मेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, जिनमें वाइन आती हैं, जिनमें पिकल्स आते हैं, जिनमें योगर्ट आते हैं, जिनमें ब्रेड आती हैं, जो यीस्ट के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। यीस्ट को इस्तेमाल में लाने के बाद हम ब्रेड को प्रिपेयर करते हैं, या जितने भी वाइन प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस फर्मेंटेशन या जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद फूड एडिटिव्स की बात करेंगे। फूड एडिटिव्स या इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीज़ें हम फूड के अंदर मिलाते हैं, जो फूड के प्रेजेंस में, फूड की जो ओरिजिनल प्रेजेंस होती हैं उसमें वो चीज़ें नहीं होती, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, या वो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो नहीं होते, जो हम बाहर से उसके अंदर मिलाते हैं उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। और इंग्रेडिएंट्स उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें हम फूड की प्रिपरेशन जब करते हैं, फूड की कुकिंग जो करते हैं, वो उस कुकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बिना वो फूड का प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं। फूड एडिटिव्स में हम पहले नंबर पे किन चीज़ों को रखते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। कैसे हम खाने को प्रिजर्व रख सकें, उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड किया जाता है जिनसे वो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है, जो चीज़ें उनको ख़राब करती हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड को ख़राब करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो कैसे कम कर सकें, हम उसको रेगुलेट कैसे कर सकें। वो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जो कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट एक इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है, ऐसे ही पोटेशियम सॉर्बेट एक प्रिजर्वेटिव है, और नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जितने भी हैं वो हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे उसमें ऐड करते हैं। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ फूड एडिटिव्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, यानी कि जो ऑक्सीजन का, जितना भी ऑक्सीजन का कंटैक्ट फूड के साथ होता है उस फूड में ऑक्सीडेशन हो जाती हैं, एक रिएक्शन करते हैं वो फूड के साथ, जिससे कि उसके ऊपर कुछ अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, कुछ अनवांटेड कलर्स आ जाते हैं फूड की सरफेस के ऊपर। जो ज़्यादातर फैट्स और ऑयल्स की रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होती है उसे हम रेंसिडिटी भी कहते हैं। वो ज़्यादातर ही एक तरह की ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट्स और ऑयल्स की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी के बाद, रिएक्शन के बाद जो उसके ऊपर वो एक ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस आ जाता है, और फूड का डिटीरियोरेशन हो जाता है, फूड की जो स्पाइलेज है वो हो जाती हैं, और उसका कलर जो है, फ्लेवर जो है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में ज़्यादातर हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है, और विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये दो विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम फूड में ऐड करके उसकी जो जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको कम करते हैं। इसके बाद एमल्सिफायर्स का एडिशन होता है, इसको भी एक एडिटिव माना जाता है। एमल्सिफायर्स ज़्यादातर हम या तो लिक्विड जितने भी फूड आइटम्स हैं जिनमें जूसेस आते हैं, जिनमें कुछ अलग तरह के पैकेज्ड जो शेक्स आते हैं, बन के आते हैं इंडस्ट्रीज से, या आइसक्रीम जितने भी आते हैं उनमें एमल्सिफायर्स ऐड किए जाते हैं। एमल्सिफायर्स का काम क्या होता है कि ये
अलग अलग चीज़ें जितने भी उस फूड के अंदर होते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो और तरह की जितने भी चीज़ें हैं, उनको एक स्टेबलाइजर पोजीशन में रखता है ताकि वो अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग ना हो, वो एक दूसरे के साथ मिल के रहे और एक फूड में एक जो प्रॉपर टेक्सचर होता है, जो प्रॉपर एक अपीयरेंस होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव अपीयरेंस उसके अंदर आ जाए। इसमें जो इमल्सिफायर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो एक तो लेसिथिन है, दूसरा मोनो और डाइग्लाइसराइड्स हैं और तीसरा जो है पॉलीसॉर्बेट। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं इन केमिकल्स के, अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये केमिकल्स के नाम आ सकते हैं, इनमें से कौन इमल्सिफायर हैं। इसके बाद स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है फूड एडिटिव के तौर पे। स्टेबलाइजर्स और थिकनर्स ये ज़्यादातर जूसेस में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनसे कि जूसेस जो है उनमें वो पतलापन नहीं रहता। जो हम नॉर्मली घरों में जूस बनाते हैं वो काफ़ी पतला होता है पानी की वजह से, उनमें ये स्टेबलाइजर्स और थिकनर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो पतलापन उनमें कम हो जाए और उनमें एक तरह का वो मोटाई आ जाए और उनकी विस्कोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है इस वजह से। और स्टेबलाइजर ज़्यादातर क्या काम करते हैं, ये डिफरेंट जितने भी इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर होते हैं, जितने भी अलग अलग तरह के केमिकल कंपोजिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं एक फूड के अंदर, उन सारे प्रोडक्ट्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से फूड जो है काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। उसकी जो अपीयरेंस है, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो अलग तरह के प्रोसेस्ड फूड्स हो, उनका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है खाने के लिए। इनमें जो हम ज़्यादातर स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उनमें एक तो कैराजीनन है, एक तो गुआर गम है और एक ज़ैंथन गम है। ये कुछ इनमें नेचुरल भी हैं जो एल्गी से भी डिराइव किए जाते हैं। इसके बाद जो फ्लेवर एनहेंसर्स हैं, जो खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं, उनको हम फ्लेवर एनहेंसर्स कहते हैं। वो फूड एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उनसे या तो फूड में जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, या जो एरोमा है, जो खाने की एक खुशबू होती है हर प्रोडक्ट के अंदर, वो खुशबू जो है वो इन्हीं फ्लेवर एनहेंसर से आती हैं। इनमें ज़्यादातर हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG के नाम से जो है ये काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है इन फूड्स को, इनका टेस्ट जो है या इनका फ्लेवर जो है वो बढ़ाने के लिए। इसके बाद एक और तरह के इंग्रेडिएंट एडिटिव्स हैं जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, उनको कहते हैं कलरेंट्स। कलरेंट्स क्या करते हैं, ये फूड को एक प्रॉपर कलर देते हैं। इनमें कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल मेड कलर्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल कलर्स भी होते हैं जो हम नेचुरल चीज़ों से डिराइव करते हैं। इनमें नेचुरल जो कलर्स होते हैं वो तो एक तो कैरामल होता है, जो अभी हमने पढ़ा, ब्राउन कलर की जो अपीयरेंस आती है, ये ज़्यादातर शुगर को हाई टेम्परेचर पे बर्न करने से आती हैं फूड्स के अंदर। एक तो बीटा कैरोटीन है, ये दोनों जो है ये नेचुरल कलर्स हैं। इसके बाद सिंथेटिक कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये परमिसिबल लिमिट के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनके ऊपर जो फूड अथॉरिटीज़ होती हैं उनका रेगुलेशन रहता है इन सिंथेटिक कलर्स के ऊपर। इसके बाद स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो हम ऐड करते हैं एज एन एडिटिव खानों के अंदर, जिनमें जो ज़्यादातर कैलोरीज़ कम होती हैं लेकिन वो स्वीट टेस्ट लाते हैं खाने के अंदर, वो एक मिठास लाते हैं, लेकिन उसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं इन कंपैरिजन टू जो नेचुरल शुगर हम यूज़ करते हैं, या जो हम फ्रूट्स से जो हम शुगर डिराइव करते हैं उसमें काफ़ी हाई कैलोरीज़ होती हैं, या जो नेचुरल शुगर यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी हाई कैलोरीज़ होती हैं। उसके बदले कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं जिनमें काफ़ी कम कैलोरीज़ होती हैं। जो नेचुरल शुगर्स हैं जिनमें हाई कैलोरीज़ होती हैं वो तो सक्रोस या फ्रैक्टोस हैं, जो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्टोस ही होता है या सक्रोस होता है वो। उसके बाद जो नॉन न्यूट्रिटिव हैं, जिनमें न्यूट्रिशन काफ़ी कम होता है, जो ज़्यादातर हम शुगर फ्री जो हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, उनमें यही नॉन न्यूट्रिटिव शुगर्स होते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियली जो हमने प्रिपेयर किए हैं आर्टिफिशियल शुगर्स, उनमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एस्पर्टेम है, एक तो सेकेरिन है, एक स्टीविया है, ये जो हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड एडिटिव। इसके बाद हम फूड इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, जिन चीज़ों से फूड का जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है, इनके बगैर फूड का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। इन चीज़ों को हम एज एन इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जिनमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो फ्लोर है। फ्लोर का मतलब आटा, चाहे ये गेहूं का आटा हो, व्हीट का फ्लोर हो, राइस फ्लोर हो, या कॉर्न फ्लोर हो, या आलमंड फ्लोर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज एन इंग्रेडिएंट काम करती हैं। ये खाने को बल्कि बनाते हैं, ये कुकिंग में काम आते हैं, ये कुक करवाते हैं खाने को, ये टेक्सचर एक बढ़ाते हैं बाहर से खाने का, ये इसका टेस्ट बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर आती हैं। ये फ्लोर, जितने भी टाइप के फ्लोर हैं, जितने भी टाइप के हम आटा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद शुगर जो है, जो नेचुरल शुगर हम शुगर केन से डिराइव करते हैं, वो भी एज एन इंग्रेडिएंट काम करता है। शुगर जो हम काफ़ी वाइडली इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो बेक्ड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, इसी तरह जितने भी बेवरेजेस आते हैं, जितने भी जूसेस आते हैं, उनमें शुगर ऐड की होती हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, इसी तरह जितने भी डेजर्ट्स आते हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कोई भी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स हो, उन सारी चीज़ों में शुगर का काफ़ी वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो शुगर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक तो ग्रैनुलर रिलेटेड शुगर हैं, जिसमें शुगर के छोटे छोटे वो ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक तो ब्राउन कलर का ग्रैनुलर शुगर है, जो ब्राउन कलर का होता है, जिसमें काफ़ी कम जो
वाइटनिंग होती हैं, जो ज़्यादातर नेचुरल कलर पे ही रखा जाता है, जो नेचुरल कलर होता है शुगर का। इसी तरह पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें फ्रक्टोज का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। ये सारी जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शुगर हैं, इनको भी इस्तेमाल में लिया जाता है एज ए फूड इंग्रेडिएंट। इसके बाद फैट्स और ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल्स हो, चाहे वो डिफरेंट वो मस्टर्ड ऑयल हो। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। या फैट्स जो हैं वो हम एनिमल्स से भी डिराइव कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल में भी फूड और कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है इन सारी चीज़ों में। और जो नेचुरली हम यूज़ करते हैं ऑयल्स, चाहे वो एनिमल से डिराइव किए हो, उनमें बटर आती हैं, या वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं ओलिव ऑयल हैं, या सोयाबीन से ऑयल डिराइव किया जाता है, या एनिमल्स का जो फैट होता है मीट के साथ साथ जो फैट भी आता है, वो फैट भी एज एन इंग्रेडिएंट हम फूड में इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क हो या मिल्क के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी इंग्रेडिएंट एज एन इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चीज़ हो, इसी तरह योगर्ट हो, दही हो, बटर हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेयरी प्रोडक्ट से हम डिराइव करते हैं। इनमें काफ़ी हाई प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और इनमें जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा होता है। इन डेयरी प्रोडक्ट्स में एक तरह की मिठास जैसी होती हैं। या जितने भी नॉन डायरी अल्टरनेटिव्स हम यूज़ में लाते हैं, चाहे वो सोया मिल्क हो, प्लांट बेस्ड जो एक मिल्क होता है जो सोयाबीन से तैयार किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम इस्तेमाल में इंग्रेडिएंट एज एन इंग्रेडिएंट फूड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल में लाते हैं। इसके बाद जितने भी अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो, मीट से जो डिराइव करते हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, चिकन हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो एग्स का प्रोटीन हो, चाहे वो लिग्यूम्स का प्रोटीन हो, जिनमें बीन्स आते हैं, जिनमें पीज़ आते हैं, चाहे वो नट्स हो, जिनमें वॉलनट आता है, आलमंड आते हैं, या जितने भी काजू वगैरह आते हैं, या डिफरेंट सीड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, उन सारी चीज़ों को एज ए फूड इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल में लाते हैं। प्रोटीन्स में काफ़ी अमीनो एसिड होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जहाँ से वो बनते हैं, वो अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं। वो काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं हमारे डाइट के में, हमारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन्स। वो ज़्यादातर जो ह्यूमन की जो मसल बिल्डिंग होती हैं, जो बॉडी बिल्डिंग होती हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उनको भी एज एन इंग्रेडिएंट हम फूड की प्रिपरेशन में जो लाते हैं। इनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो, चाहे वो फ्रोज़न फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कैनड और ड्राइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जूसेस की प्रिपरेशन में या सॉसेस की प्रिपरेशन में, चाहे वो टोमेटो सॉस हो, इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल में लिया जाता है। या सूप्स का प्रिपरेशन जो है, या स्नैक्स जो हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फूड और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हम डिराइव करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे कि किस तरह जो है इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हमारे डेली लाइफ में हम कंज्यूम करते हैं, उनकी जो टेस्टिंग है, उनका जो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे जो हैं किस तरह गवर्नमेंट उनको मेंटेन करता है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो FSSAI है, जो हमने आगे भी डिस्कस की है। वो कैसे फूड की टेस्टिंग करता है। ऑल ओवर इंडिया एक नेटवर्क है लेबॉर्ट्रीज़ का, जहाँ पे हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने से पहले टेस्ट किए जाते हैं, ताकि जो सेफ्टी है, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे और ह्यूमन हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट ना हो। इसी के साथ जो फूड स्टैंडर्ड्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन सेट करती हैं, या जो इतनी इनकी सब्सिडरीज होती हैं, जितने भी स्टेट लेवल की इनके ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो हर चीज़ का एक मैक्सिमम लिमिट रखते हैं कि कितनी चीज़ें हम फूड के अंदर इस्तेमाल में ला सकें, कितने अलग अलग तरह के केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जो ट्रांस फैट्स हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में फूड में इस्तेमाल में लाए जाए। उनका जो एक परमिजिबल लिमिट है वो ज़्यादातर यही फूड ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती हैं। इसी तरह जितने भी हम कॉन्टेमिनेंट, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हम इस्तेमाल में लाते हैं, जितना भी रेजिड्यू होता है टॉक्सिन्स का फूड के अंदर, उसकी लेवल जो है वो भी मेंटेन की जाती हैं फूड सेफ्टी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा। इसी तरह एडिटिव्स, हम किन किन एडिटिव्स को इस्तेमाल में ला सके और उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, या जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनका जो परमिजिबल लिमिट है, या ये कितना इस्तेमाल में ला सकते हैं हम। यीस्ट, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो मोल्ड्स हो, ये भी सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं जो ये फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। इसके बाद फूड इंस्पेक्शन आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। फूड इंस्पेक्शन और सर्वेलेंस जो होती हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका प्रॉपर सर्वेलेंस रखा जाता है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स जो भी होते हैं, वो प्रॉपर एक इंस्पेक्शन रखते हैं इन इंडस्ट्रीज़ का। जो भी वहाँ का हाइजीन है, जो भी वहाँ की साफ़ सफाई, उसके बारे में, सैनिटेशन जितना भी है उसके बारे में, जो हैंडलिंग प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं, किस तरह वो फूड को हैंडल करते हैं, किस तरह वो कुक करते हैं, किस तरह वो पैकेजिंग करते हैं, या जो स्टोरेज है उसके बारे में वो काफ़ी जानकारी रखते हैं। या जो लेबलिंग है फूड की प्रोसेसिंग के बाद, जितना भी पैकेजिंग होता है उसके ऊपर जितनी भी लेबलिंग आती हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो फूड इंस्पेक्टर्स रखते हैं। और इनके पास जो अथॉरिटी होती है, ये किसी भी वायलेटर के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। और जितना भी फूड इनको लगे कि ये परमिजिबल नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इतनी इनके पास अथॉरिटी होती हैं इन रेगुलेटर्स के पास या इन फूड इंस्पेक्टर्स के पास।
इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो फूड सेफ्टी और अवेयरनेस या एजुकेशन की भी बात करता है कि FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं या एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, जिनसे ये कंज्यूमर्स को फूड जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ओनर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन है इन चीज़ों से, उन सारे लोगों को फूड के रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में अवेयर करते हैं, जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं, या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं। इसके बाद फूड अडल्ट्रेशन और डिजीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। फूड अडल्ट्रेशन में हम ज़्यादातर देखते हैं कि किन चीज़ों को मिलाने से जो खाना है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, वो हमारी ह्यूमन कंजप्शन के लिए काफ़ी ख़तरनाक डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, वो हमें डिफरेंट तरह की डिजीज़ में हमें मुब्तला कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अब डिस्कस करेंगे। इनमें ज़्यादातर हम टॉक्सिक केमिकल्स जितने भी फूड में ऐड किए जाते हैं या जो इनडायरेक्टली फूड के अंदर आ जाते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है पेस्टिसाइड्स का एग्जाम्पल लें, तो वो किस तरह इनडायरेक्टली फूड के अंदर या उनका रेजिड्यू फूड में रहता है, वो फिर बाद में जो हम ह्यूमन्स कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। यहाँ जितने भी नॉन फूड सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हो, इन सारी चीज़ों का जो एक परमिसिबल लिमिट है वहीं तक उनका इस्तेमाल होना चाहिए, या लो कास्ट इंग्रेडिएंट जो है उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो लो कास्ट केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सप्लायर्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ के वो काफ़ी ट्रस्टेड होने चाहिए, वो काफ़ी जो ऑथेंटिक सप्लायर्स होने चाहिए, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके, कोई डिजीज़ जो है ह्यूमन्स के लिए कोई डिजीज़ स्प्रेड करने का कारण ना बन सके। इनमें जो है फूड बॉर्न इलनेसेस, फूड एडल्ट्रेशन में हम ज़्यादातर देखते हैं कि किन चीज़ों से जो है हमारे अंदर बीमारियाँ हो सकती हैं। माइक्रोबियल पैथोजेन्स हो सकते हैं खाने के अंदर, अगर बैक्टीरिया कोई इनके अंदर हो, फूड के अंदर प्रोड्यूस हो, या वायरस कोई आ जाए या कोई पैरासाइट आ जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, और इनसे कई तरह के डिजीज़ का आउटब्रेक भी हो सकता है, जिनमें डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ आना, या एब्डोमिनल पेन जो है बॉडी में जो पेट में पेन हो जाता है, फीवर हो जाता है कई बार, या डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स के थ्रू हमारे अंदर आ जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे जो है सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, अगर ये खाने में पैदा हो जाए तो इससे टाइफाइड होने का खतरा रहता है। इसी तरह इकोलाई एक और तरह का बैक्टीरिया है, ये कई बार बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है, ये ऑलरेडी ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके कुछ टाइप्स हैं जो ह्यूमन्स के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, उनसे इंटेस्टाइनल डायरिया जो है वो हो सकता है। इसके बाद हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है फूड अडल्ट्रेशन में, यानी कि जितने भी हैवी मेटल्स हैं अगर उनका एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर हो जाए, उनमें लेड की पॉइजनिंग है, मर्क्यूरी की पॉइजनिंग है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग है, कैडमियम की पॉइजनिंग है, अगर ये सारी चीज़ें इनमें कोई एक भी चीज़ फूड के अंदर आ जाए और फिर बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो जाए, तो उनसे कई तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, जो हमारे ब्रेन है, जो गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें काफ़ी डिसफंक्शंस हो सकती हैं, या जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, या जो फीटल डेवलपमेंट होता है, या जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन हैवी मेटल पॉइजनिंग से काफ़ी डिसरप्ट हो सकती हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो कई साल पहले मैगी के अंदर एक मिलावट या लेड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मिली थी, जिस वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी सफ़र कर गए थे, और उस मैगी जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी लगाई गई, शायद बैन भी लगाई गई थी। तो वो एक एग्जाम्पल था हैवी मेटल पॉइजनिंग का। इसी तरह जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू बच जाता है खाने के अंदर, जितने भी हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, या जितने भी ग्रेन्स हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में ग्रो करते हैं, इन सारे क्रॉप्स के अंदर हम कई बार पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं ताकि उनके अंदर डिजीज़ ना आ जाए। उन क्रॉप्स के अंदर वो पेस्टिसाइड्स जो हैं उनका रेजिड्यू कई बार उस खाने में रह जाता है, जो बाद में हम कंज्यूम करते हैं, तो वो केमिकल्स बॉडी में धीरे धीरे हमारी एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो उन केमिकल्स की वजह से भी कई तरह के ह्यूमन हेल्थ इश्यूज़ रेस हो सकते हैं, जो बाद में हमारी सेहत को काफ़ी मुतासर करते हैं। उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाए, या बॉडी में कैंसर हो जाए, या हार्मोन डिसरप्शन हो जाए, जो हार्मोनल लेवल्स हैं बॉडी में वो डिसरप्ट हो जाए, या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो इनफर्टिलिटी हैं, जो स्टेराइलिटी हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं केमिकल्स की वजह से हो जाती हैं। इसी तरह केमिकल कॉन्टामिनेंट्स और भी हैं जो फूड अडल्ट्रेशन करते हैं। उनमें सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल अगर हम करें वो हमारी सेहत के लिए डेट्रीमेंटल हो जाती हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हमने अभी डिस्कस किए वो भी कई बार उनकी जो ज़्यादा कंजप्शन जो है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाती हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल डाइज जो हैं, जो हम आर्टिफिशियल कलरेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी डिसरप्टिव, काफ़ी
हार्मफुल हो जाती हैं। इसी तरह जो हम अलग अलग तरह के जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं, चाहे वो हम अपीयरेंस को, जो फूड की अपीयरेंस है उसको अच्छा बनाने के लिए या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो हम प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर लेती हैं। इनमें एक एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। कई जो अलग अलग तरह के एडिटिव्स हम फूड में डालते हैं वो कई बार ह्यूमन बॉडी के लिए एलर्जिक साबित हो जाते हैं, जिससे कई तरह की एलर्जीज भी हो सकती हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसरप्शन, यानी कि जो हमारा स्टोमक है या जो इंटेस्टाइनल डाइजेशन है, उस डाइजेशन को वो डिसरप्ट कर लेता है। कई बार लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, कई लंबी तरह की जो हेल्थ डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिकल कंटेमिनेंट्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जो एक और फूड एडल्ट्रेशन में एक और टाइप पाया जाता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। कुछ चीज़ें जो हम ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड्स वगैरह, उनमें कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो खाली पेट भरने का काम करते हैं। उनमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता या कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, या उनमें एक ही तरह की चीज़ें, या तो उनमें एक्सेसिव शुगर होगा या एक्सेसिव फैट होगा। बाकी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वो बाकी चीज़ें नहीं होती, एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर हम वो ज़्यादातर अक्सर कंज्यूम करें, वो उस तरह के फूड्स जिनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, बाकी चीज़ें नहीं होती, तो वो एक इम्बैलेंस्ड फूड या मेल न्यूट्रिशन क्रिएट करती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई नहीं पहुंचाता। फिर वो बाद में जो हमारी बॉडी है वो वुल्नरेबल हो जाती है, या वो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ के ज़द में आ जाती हैं। वो इम्यूनिटी हमारी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ज़्यादातर बच्चे सफ़र करते हैं। जो बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड्स खाते हैं, या जो रेडीमेड फूड्स का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या जो हाईली जो शुगर कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ गया है, या प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं जिनकी हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके फ्यूटस के लिए, वो धीरे धीरे सफ़र कर लेती हैं। या जो एल्डर कम्युनिटी हैं, जो एल्डरलीज होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है, जिससे उनमें माल न्यूट्रिशन की वजह से वो बीमारियों में काफ़ी जल्दी फंस जाते हैं। उनमें इम्यूनिटी कम रहती है और उनके ऊपर बीमारियों का अटैक ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ ना करके लोअर क्वालिटी जो हमें सस्ते पड़ते हो इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उनका इस्तेमाल किया जाए, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी कम होता है, उन चीज़ों से भी हमारा जो न्यूट्रिशन है वो सफ़र कर लेता है और हम मेल न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। इनमें एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स इन चीज़ों में नहीं होते। इसके बाद फूड एडल्ट्रेशन में एक और टाइप आता है वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं। जो भी खाने में हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, या जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लोग उन नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए भी एलर्जिक होते हैं। उनकी बॉडी उनको उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर पाती, वो इमीडिएटली उनके साथ रिएक्ट कर लेती हैं, और कई तरह की जो स्किन एलर्जीज़ हैं या कुछ और तरह की एलर्जीज़, इंटरनल एलर्जीज़, वो सारी जो उन चीज़ों से हो सकती हैं। इसलिए वो चीज़ें भी काफ़ी हार्मफुल बन जाती हैं। उनमें पीनट्स के साथ कई लोगों की जो एलर्जी होती है वो पीनट्स के लिए होती हैं। कोई लोग जो हैं सोया मिल्क के लिए एलर्जिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनमें एलर्जी जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलाती हैं अगर वो इन चीज़ों का कंजप्शन करे। कई बार वो अननोइंगली इन चीज़ों का कंजप्शन कर लेते हैं, इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों के साथ ही मिलाई होती हैं, तो उस वजह से उनके अंदर ये एलर्जीज़ पैदा हो सकती हैं। कई बार ये एलर्जी जो है ये काफ़ी माइल्ड होती हैं, काफ़ी नरम लेवल की हो जाती हैं, काफ़ी थोड़ी सी होती हैं। उस टाइम वो इचिंग या हाइव्स जो है ये क्रिएट कर सकती हैं बॉडी में, या कई बार वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं। उनमें जो एग्जांपल हैं वो हम ज़्यादातर लेते हैं। एनाफिलैक्सिस एक तरह की एलर्जी होती है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ विदिन मिनट जो है बॉडी में आ जाती हैं अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी जो है इन चीज़ों के लिए एलर्जिक हैं जो वो कंज्यूम करती हैं। तो ये एलर्जी जो है काफ़ी खतरनाक होती हैं, ये डेडली भी हो सकती हैं, ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती हैं। अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।